मैं फिर से जी उठा था। मैं सीधे उसी दिन वापस आ गया था जब लिन फैंगिंग ने मेरे चेहरे पर 5 लाख युआन की बैंक कार्ड फेंकी थी और इस बार सब कुछ पहले जैसा ही शुरू हुआ। लेकिन मैं पहले वाला इंसान नहीं था। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने उस कार्ड को पैरों तले कुचल दिया था और चिल्लाकर कहा था, सच्चे प्यार की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन बदले में मुझे बस उसके होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान मिली थी और एनसुए की आंखों में साफ घृणा दिखाई दी थी और उसी पल भी मैंने खुद को नहीं रोका था। मैं उसे पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा चुका था। पूरी यूनिवर्सिटी में मैंने खुद को तोड़ दिया था सिर्फ स्कॉलरशिप्स लेने के लिए। ग्रेजुएशन के बाद मैं उसकी कंपनी में सबसे नीचे के छोटे से पद से शुरू हुआ था और सच कहूं तो मैंने खुद को कभी इंसान की तरह ट्रीट ही नहीं किया। बाकी लोग जहां नॉर्मल टाइमिंग में काम करते थे, मैं दिन रात बिना रुके काम करता था। बस एक ही सोच थी कि मैं उसके लायक बन जाऊं। फिर जब एन फैमिली की कंपनी क्राइसिस में गई तो वही मैं था जिसने अपनी नॉनस्टॉप मेहनत और बिजनेस सेंस से इन्वेस्टमेंट खींचकर कंपनी को बैंकरप्टेसी के किनारे से वापस लाया। और उस वक्त मुझे सच में लगा था कि अब मैं इन फैमिली का पिलर बन जाऊंगा, अब मैं अनसुए से लीगली शादी कर पाऊंगा। लेकिन जो मेरा इंतजार कर रहा था वो था मेरे शरीर का पूरी तरह टूट जाना। इरेगुलर लाइफ और हद से ज्यादा काम ने मेरी हेल्थ को रेड अलर्ट पर डाल दिया था और आखिरी बार जब मैं गिरा, डॉक्टर ने सीधा कहा, तुम्हें टर्मिनल कैंसर है, तुम्हारे पास बस कुछ ही दिन बचे हैं। और अजीब बात यह थी कि ठीक उसी वक्त एनस्यू और लाई मुझे देखने आए। उसकी आंखों में अब वो पुरानी दया नहीं थी, बस एक अजीब सा राहत था, जैसे उसने कोई भारी बोझ उतार दिया हो और लिए तो अपनी खुशी छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। उसने आराम से एनसुए की कमर पकड़ी, मुझे ऊपर से देखा और बोला, चेन्यू, कंपनी को बचाने के लिए धन्यवाद, अब सब स्टेबल है। अगले महीने मैं और श्याओसुए एंगेजमेंट कर रहे हैं। और वो उसके कंधे पर सिर रखकर धीरे से बोली, चेन्यू, मुझसे नफरत मत करना, मेरी माँ सही थी, हम कभी एक ही दुनिया के नहीं थे। उस पल मुझे समझ आया कि मेरी पूरी जिंदगी, मेरी सारी मेहनत बस उनकी लव स्टोरी का एक टूल थी, एक ऐसा टूल जिसे काम खत्म होते ही बेरहमी से फेंक दिया गया। उसी वक्त मैंने मन ही मन ठान लिया, इस जिंदगी में मैं फिर कभी उनका प्यार का गुलाम नहीं बनूंगा। और इसलिए इस बार मैंने बिना एक सेकंड गंवाए वो बैंक कार्ड उठा ली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है मैडम, मैं खुद को दूर ही रखूंगा। पहली बार लिन फैंगिंग का चेहरा बदल गया। उसने शायद हजारों रिएक्शन सोचे होंगे, लेकिन ये नहीं। उसकी नजरें उस पतली सी कार्ड पर गईं जो अब मेरे हाथ में थी और मेरी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि वो सिर्फ एक बैंक कार्ड नहीं थी, वो मेरी नई जिंदगी का टिकट थी, मेरे पुराने अतीत के ताबूत की आखिरी कील थी। कहीं वो अपना फैसला बदल ना दे, ये सोचकर मैंने तुरंत उसके हाथ से कार्ड खींच ली और खुद ही आगे कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं सिर्फ एनस्यू से ही दूर नहीं जाऊंगा, मैं कंपनी भी छोड़ दूंगा और इस शहर से गायब हो जाऊंगा, अपने सारे कॉन्टैक्ट बदल दूंगा, वो मुझे जिंदगी भर ढूंढ भी नहीं पाएगी। क्या इतना काफी है? वो पूरी तरह से शॉक में खड़ी रह गई, उसका मुंह खुला रह गया, लेकिन एक शब्द भी बाहर नहीं आया। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि कोई अजनबी मॉन्स्टर हूं। और मैं समझ सकता था क्यों, क्योंकि बस कल ही तो मैंने एनसुए को खुश करने के लिए तेज बारिश में आधे घंटे तक पब्लिक बाइसिकल चलाकर सिर्फ उसके लिए एक फेमस केक खरीदा था। और जब मैं उसके बिल्डिंग के नीचे पहुंचा, मैं पूरी तरह भीगा हुआ था, बिल्कुल एक भीगे हुए चूहे की तरह। लेकिन उसने बस कार की खिड़की से हाथ बाहर निकालकर केक लिया और मुझे देखकर तिरस्कार से कहा, चैन्यू, तुम इतने पैथेटिक कैसे हो सकते हो? और उसी कार की ड्राइवर सीट पर बैठा लिया स्टीयरिंग पकड़े हुए मुझे देख रहा था। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी, उसकी नजरों में मजाक और तरस दोनों थे, जैसे वो किसी ऐसे कुत्ते को देख रहा हो जो अपने मालिक को खुश करने के लिए जान लगा देता है। और उस पल मेरे अंदर गुस्सा नहीं, बस एक अजीब सी एंडलेस सैडनेस उठी थी। फिर मैंने हल्की सी मुस्कान दी, अपनी जेब से वॉलेट निकाला और उसमें से एक फोटो बाहर निकाली। वो फोटो जिसमें मैं और एनसुए साथ थे, वो मेरी जिंदगी की सबसे सच्ची चीज थी। लेकिन लिन फैंगिंग के सामने बिना एक पल सोचे मैंने उसे 2 टुकड़ों में फाड़ दिया और पास के कूड़ेदान में फेंक दिया। और फिर वॉलेट से वो हर चीज निकाली जो एनसुए से जुड़ी थी, चाहे वो उसका दिया हुआ सस्ता की चेन हो या बाकी बची हुई छोटी मोटी चीजें। मैंने सब कुछ बिना हिचकिचाहट उसी कूड़ेदान में फेंक दिया। मैंने उसकी तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, और देखिए, मेरी सिंसेरिटी साबित करने के लिए ये सारी चीजें अब मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और इतना कहकर मैं कैफेटेरिया से बाहर निकल गया और बाहर आते ही सबसे पहला काम मैंने बैंक जाना किया। जब एटीएम में बैलेंस देखा 5,01,354 युआन, तो मेरे मुंह से एक लंबी सांस निकल गई, क्योंकि वो एक्स्ट्रा 1,354 युआन वही थे जो मैंने अपनी पिछली जिंदगी में खून पसीना बहाकर बचाए थे। थोड़ा मजाक जैसा भी लगा और कहीं ना कहीं दुखद भी। बिना सोचे मैंने 10,000 युआन कैश निकाले, जेब में डाले और सीधे उस जगह चला गया जिसे मैं सबसे ज्यादा जानता था, कंपनी ग्रुप के बिल्डिंग के नीचे। मैं अंदर नहीं गया, बस सामने वाले बेंच पर बैठ गया और चुपचाप उस बिल्डिंग को देखता रहा, क्योंकि मेरी पिछली जिंदगी में वही जगह मेरी बैटलफील्ड भी थी और मेरा रेफ्यूज भी। वहीं मैंने अनगिनत दिन
दिन रात गुजारे थे, वहीं मैंने अपना सब कुछ झोंक दिया था और कभी मैं वहीं खड़ा होकर खुद को पैशन और एंथुजियाज्म से भरा हुआ महसूस करता था। मुझे लगता था कि मैंने अपना फ्यूचर अपने हाथ में ले लिया है। लेकिन अब जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि मैं उस बिल्डिंग के अंदर बस एक रिप्लेसेबल पार्ट था, एक ऐसा डेडिकेटेड वर्कर जो दिन रात दूसरों के लिए काम करने वाला एक बेवकूफ था। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज था अंसुए का। चेन्यू, क्या मेरी माँ तुमसे मिलने आई थी? उसकी बातों पर ध्यान मत देना, वो हमेशा ऐसी ही होती है। मेरा इंतजार करना, आज रात मैं तुमसे मिलने आऊंगी, हमें सीरियसली बात करनी है। शो की है। और उसके तुरंत बाद दूसरा मैसेज आया। मैंने बॉसन फ्रीटोस लिए हैं, तुम्हारे फेवरेट, आज रात तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी। मैंने स्क्रीन पर उन शब्दों को देखा और अंदर से एक गहरी घिन महसूस हुई। वही पुराना साइकोलॉजिकल गेम, पहले चोट पहुंचाओ, फिर थोड़ा प्यार दिखाकर कंट्रोल करो, सस्ती सी टेंडरनेस देकर तुम्हें यह महसूस कराओ कि तुम इंपॉर्टेंट हो, ताकि तुम खुद ही उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दो। मेरी पिछली जिंदगी में मैं पूरी तरह उसके कंट्रोल में था। वो बस थोड़ा सा अच्छा बिहेव कर देती थी और मैं इतना खुश हो जाता था कि शब्द तक नहीं निकलते थे, और फिर और ज्यादा पागलों की तरह काम करता था, सिर्फ उसे ये साबित करने के लिए कि उसका डिसीजन गलत नहीं है। लेकिन अब मुझे सिर्फ न्यूजिया महसूस हो रहा था। मैंने उसकी प्रोफाइल फोटो खोली और बिना एक सेकंड सोचे डिलीट कॉन्टैक्ट दबा दिया। ये सब करने के बाद मैं उठा, पास की एक फोन शॉप में गया, अपना नंबर बदल दिया और फिर टैक्सी लेकर अपने छोटे से किराए के कमरे की तरफ निकल गया। कमरा छोटा था, लेकिन मैंने उसे हमेशा साफ सुथरा रखा था। दीवार पर अभी भी मेरी और एंसू की फोटोज लगी थी। शेल्फ पर वो किताबें रखी थीं जो उसने मुझे दी थी। लेकिन इस बार मेरे अंदर कोई भावना नहीं थी। मैंने एक एक करके उससे जुड़ी हर चीज ढूंढी और एक बड़े कचरे के बैग में डाल दी। फोटोज को फाड़ दिया, लव लेटर्स को जला दिया, उसके दिए हुए सस्ते गिफ्ट्स भी बिना सोचे फेंक दिए। और जब मैंने आखिरी फ्रेम उठाया जिसमें उसकी मुस्कान थी और उसे भी कूड़ेदान में फेंका, तो अचानक मुझे लगा जैसे मेरा पूरा शरीर हल्का हो गया है, जैसे मैंने 10 साल का बोझ एक पल में उतार दिया हो। फिर मैंने कंप्यूटर खोला और रेजिग्नेशन लेटर टाइप किया, सीधे, बिना किसी घुमाव के, बस कुछ लाइंस। रिस्पेक्टेड मैनेजमेंट, मैं चेन्यू अपनी मर्जी से रेजिग्नेशन दे रहा हूं, कृपया इसे अप्रूव करें। ये डिसीजन तुरंत इफेक्ट में है। सैलरी सेटलमेंट की कोई जरूरत नहीं है। मुझे उस पैसे की कोई जरूरत नहीं थी। मैं बस जितनी जल्दी हो सके उस जगह से निकलना चाहता था। उन लोगों से सारे रिश्ते तोड़ना चाहता था। एचआर मैनेजर और अपने डायरेक्ट सुपीरियर्स को मेल भेजने के बाद मैंने कंप्यूटर बंद किया। पहले से तैयार की हुई छोटी सी सूटकेस उठाई जिसमें बस कुछ कपड़े और मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे। बाकी कमरे की चीजें अब मेरे किसी काम की नहीं थी। ये मेरी पिछली बेवकूफ जिंदगी के लिए एक छोटा सा फ्यूनरल था। मैं सूटकेस लेकर बाहर निकल गया, बिना पीछे मुड़े, उन सारे घटिया यादों को पीछे छोड़ते हुए। और जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरा, मुझे एक जानी पहचानी परछाई दिखी। वो एनस्यू थी, हाथ में बाउस का बैग लिए सीढ़ियों के पास खड़ी बेचैनी से देख रही थी। मुझे सूटकेस के साथ बाहर निकलते देख वो एक पल के लिए फ्रीज हो गई, फिर जल्दी से मेरी तरफ आई और बोली, चेन्यू, तुम कहाँ जा रहे हो? उसके टोन में हल्की सी शिकायत थी, लेकिन मैं नहीं रुका। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं और सीधे उसके पास से निकल गया। उसने हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे अवॉइड किया, फिर मुड़कर उसकी आंखों में सीधे देखा। यह पहली बार था जब मैं रीबर्थ के बाद उसे सीधे देख रहा था। वो अब भी उतनी ही खूबसूरत थी, वही फ्लॉलेस मेकअप, वही चेहरा। लेकिन इस बार मेरे अंदर कुछ भी नहीं हिला। लेकिन अब उस खूबसूरत चेहरे के पीछे मुझे सिर्फ सेल्फिशनेस, झूठ और अंधेरी नीयत ही दिख रही थी। उसने गुस्से में कहा, क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। और जब मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर किया तो वो और चिढ़ गई। क्या मेरी माँ की वजह से तुम नाराज हो? मैंने कहा ना, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, मैं फिर उससे बात करूंगी। लेकिन ये बताओ, तुम ये सूटकेस लेकर कहाँ जा रहे हो? कहीं ट्रैवल कर रहे हो या घर छोड़ रहे हो? तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत चाइल्डिश बिहेव कर रहे हो? उसका टोन वही था, ऊपर से देखने वाला, जैसे मेरी सारी इमोशंस उसी के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए, जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि उसका एक्सटेंशन हूं। मैंने उसे देखा और अचानक हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर शांत आवाज में कहा, एंसुए, तुम्हें यह जानने की क्यूरियोसिटी नहीं है कि तुम्हारी माँ ने मुझसे क्या कहा? मैंने जेब से बैंक कार्ड निकाली और उसके सामने हिलाई। तुम्हारी माँ ने मुझे 5 लाख युआन दिए ताकि मैं तुमसे दूर हो जाऊं। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। वो घबराकर बोली, चेन्यू, उसकी बातों को सीरियसली मत लो। लेकिन मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। मैंने सीरियसली ले लिया। मैंने पैसे एक्सेप्ट कर लिए और वादा किया कि मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। उसका चेहरा लाल पड़ गया, आधा गुस्सा आधा शर्म। शायद उसने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी शांति से ये सब रिवील कर दूंगा, क्योंकि उसकी सोच में मुझे शर्मिंदा होना चाहिए था, टूट जाना चाहिए था। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, तुमने वो पैसे कैसे ले लिए चेन्यू? क्या हमारे बीच जो था उसकी कीमत सिर्फ 5 लाख युआन थी? मैंने उसे ऐसे देखा जैसे कोई दुनिया का सबसे अजीब तमाशा देख रहा हो और धीरे से कहा,
अंशु, क्या हमारे बीच कभी सच में कुछ था भी? जिन फीलिंग्स की तुम बात कर रही हो वो बस ये था कि तुम आराम से मेरी अच्छाई का फायदा उठाती रही। मैं तुम्हारी फैमिली की कंपनी के लिए गुलाम की तरह काम करता रहा और तुम उसी वक्त किसी और आदमी के साथ लग्जरी कार में हंसती रही। तुम्हारे लिए फीलिंग्स का मतलब था एक तरफ मुझसे आई लव यू कहना और दूसरी तरफ ये कैलकुलेट करना कि जब मैं खुद को काम में मार डालूंगा तो जो कुछ मैंने बनाया है वो लीगली तुम्हारे पास कैसे आएगा। मेरी आवाज शांत थी लेकिन हर शब्द ठंडे चाकू की तरह उसके दिल में उतर रहा था। उसका चेहरा लाल से एकदम सफेद पड़ गया। वो घबराकर बोली, तुम क्या बकवास कर रहे हो? लेकिन उसकी आंखों में साफ डर था। वो मेरी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। मैं हल्का सा हंसा और बोला, ठीक है, अब एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तुम कैसी इंसान हो ये तुम खुद भी जानती हो और अब मैं भी साफ देख चुका हूँ। और जहां तक उन 5 लाख युआन की बात है, मुझे नहीं लगता तुम्हारी माँ हमारे फीलिंग्स खरीद रही थी। वो बस उन सालों की पेमेंट थी जो मैंने तुम्हारी फैमिली के लिए स्लेव बनकर काम किया। थोड़े कम है लेकिन कुछ ना होने से बेहतर है। वैसे भी मेरी जिंदगी की कीमत तुम्हारी नजर में ज्यादा है भी नहीं। इतना कहकर मैंने उसकी तरफ दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं समझी। सूटकेस उठाई, मुड़ा और चल दिया। उसने पीछे से चिल्लाकर कहा, रुको, साफ साफ बताओ तुम्हें कुछ पता चल गया है ना? लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस चलते हुए कहा, मुझे सब पता है। तुम्हारे प्लान्स, कंपनी की कमजोरियां, उसका फ्यूचर। मुझे ये भी पता है कि कैसे तुम लोग ऊपर से सीधे नीचे गिरोगे और सब कुछ टूट जाएगा। और मैं उस वक्त सबसे ऊंची जगह पर खड़ा होकर ये सब बाहर से ठंडे दिमाग से देख रहा होऊंगा। मैंने एक टैक्सी रोकी और सीधे एयरपोर्ट चला गया। वो शहर जहां मैंने इतने साल बिताए थे धीरे धीरे पीछे छूटता गया। मैंने अपना नया फोन निकाला और सीसन पना की टिकट बुक कर ली। कोई खास रीजन नहीं था, बस एक ऐसी जगह जाना चाहता था जहां मौसम गर्म हो और मैं पूरी तरह रिलैक्स कर सकूं। आज से मैं सिर्फ अपने लिए जीने वाला था। और जहां तक आंसुए और उसके सारे झूठे रिश्तों का सवाल है, वो सब अतीत में सड़ते रहे। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर से मैसेज था। चन्यू, तुम अभी कहाँ हो? साफ साफ बताओ और फिर चले जाना। क्या तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है? मैं और लिए सिर्फ नॉर्मल दोस्त हैं। मैंने मैसेज पढ़ा और होंठों पर एक ताना भरी मुस्कान आ गई। नॉर्मल दोस्त जो मिलकर मुझे इस्तेमाल करते रहे, नॉर्मल दोस्त जो मेरे मरने का इंतजार कर रहे थे ताकि सब कुछ अपना बना सके। मैंने बिना सोचे उस नंबर को ब्लॉक कर दिया और फोन बंद कर दिया। खिड़की के बाहर शाम ढल रही थी। आसमान गहरे नारंगी रंग में रंग चुका था और मेरी नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। सीसन पना की हवा नम और गर्म थी जिसमें मिट्टी और जड़ी बूटियों की खुशबू घुली हुई थी। मैंने पेड़ों के बीच छिपे एक छोटे से हॉस्टल में कमरा लिया जहां खिड़की खोलते ही हर तरफ हरियाली दिखाई देती थी। और उस पहले दिन मैंने कुछ भी नहीं किया, बस सोता रहा। मैं सुबह से रात तक सोता रहा और फिर रात से अगली सुबह तक, जैसे मैं अपनी पिछली जिंदगी की सारी खोई हुई नींद एक ही बार में वापस लेना चाहता हूं। और जब मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा शरीर फिर से जिंदा हो गया है। वो थकान जो हड्डियों तक घुस चुकी थी, उसका नामो निशान तक नहीं था। मैंने अपना पुराना फोन चालू किया जो काफी समय से बंद पड़ा था और जैसे ही वो ऑन हुआ, अनगिनत मैसेजेस और मिस्ड कॉल्स एक लहर की तरह मेरे सामने आ गए और उनमें से ज्यादातर एनस्यू और उसकी करीबी सहेलियों के थे। चेन्यू, तुम कहाँ हो? अभी कॉल करो। ओए चैन, तुम अभी भी आदमी हो या नहीं? अगर कुछ है तो सामने आकर बात करो। ऐसे गायब हो जाना क्या होता है? चेन्यू, शाय चाओसू तो तुम्हारी वजह से पागल होने वाली है। जल्दी वापस आओ, बच्चा मत बनो। मैं एक एक करके सारे मैसेजेस पढ़ता गया लेकिन मेरे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आया। और उन्हीं के बीच एचआर डिपार्टमेंट के भी कुछ मैसेजेस थे। चू, हमें तुम्हारा रेजिग्नेशन मिला है लेकिन प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है। इस तरह बिना नोटिस के जाना जॉब अबैंडनमेंट माना जाएगा। कंपनी तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले सकती है। चेन्यू, डायरेक्टर तुम्हें तुरंत वापस आने का ऑर्डर दे रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट तुम्हारे बिना नहीं चल सकता। अगर तुम वापस नहीं आए तो कंपनी इसे वॉलंटरी अबैंडनमेंट मानेगी और तुम्हारे प्रोफेशनल रिकॉर्ड पर असर पड़ेगा। पहले धमकी, फिर मीठी बातें, वही पुराने ट्रिक्स। मैं हल्का सा हंसा और बिना सोचे सारे मैसेजेस डिलीट कर दिए। फिर मैंने एक नया सिम निकाला और उस स्टॉक अकाउंट में लॉगिन किया जिसे मैंने काफी समय से यूज नहीं किया था। उसमें अब भी थोड़ा पैसा पड़ा था जो मैंने यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम काम करके बचाया था। मैं कंप्यूटर की स्क्रीन को ध्यान से देखता रहा और मेरी पिछली जिंदगी की यादें तेजी से दिमाग में घूमने लगी। रिबर्थ का सबसे बड़ा फायदा यही था, इंफॉर्मेशन की क्लैरिटी। मुझे साफ पता था कि आने वाले सालों में कौन सी स्टॉक्स उछलेंगी, कौन से सेक्टर्स ट्रेंड बनेंगे। मैंने 5 लाख युआन को 2 हिस्सों में बांटा। 2 लाख बिना एक पल गंवाए एक ऐसी टेक स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए जिसे उस वक्त कोई नहीं जानता था। लेकिन 6 महीने बाद एक टेक्निकल ब्रेक थ्रू की वजह से उसकी कीमत 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ने वाली थी। और बाकी के 3 लाख मैंने अलग अलग इंटरमीडियरी चैनल्स के जरिए बिटकॉइन में कन्वर्ट कर दिए। सब कुछ खत्म करने के बाद मैंने कंप्यूटर बंद किया और आराम से स्ट्रेच किया। अब बस शांति से इंतजार करना था उस बीज के अंकुरित होने का और फल देने का।
और तब तक मैं वो जिंदगी जीने वाला था जो मैं कभी जी ही नहीं पाया। अगले 1 महीने तक मैंने खुद को पूरी तरह रिलैक्स कर दिया। सिसोअनपाना के गांवों में घूमता रहा, हाथियों की सवारी की, रिचुअल्स देखे, लोकल्स के साथ राइस वाइन पी, हाथों से खाना खाया, ट्रॉपिकल बोटानिकल गार्डन्स में गया जहां अजीब अजीब आकार के पौधों को देखकर मुझे नेचर की असली खूबसूरती समझ आई। मैंने एक मोटरसाइकिल रेंट की और पहाड़ों की घुमावदार सड़कों पर बिना किसी मंजिल के चलता रहा। हवा मेरे कानों में सीटी बजाती हुई गुजरती थी और साथ ही मेरी सारी परेशानियां और थकान भी उड़ा ले जाती थी। अब मैं वो चेन यू नहीं था जो हमेशा प्लान्स और प्रोजेक्ट्स में दबा रहता था, ना ही वो जो अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए खुद को मिटा देता था। अब मैं था, एक फ्री सोल जो सिर्फ अपने लिए जी रहा था। उस दौरान कभी कभी मैं अपना पुराना फोन चालू करता था, सिर्फ ये देखने के लिए कि उन लोगों का रिएक्शन क्या है, और धीरे धीरे एंसुए के मैसेजेस बदल गए। पहले चिंता और गुस्सा, फिर विनती और अपमान तक। चेन्यू, मुझसे गलती हो गई, क्या तुम वापस आ सकते हो? हम फिर से शुरू करते हैं। लिए और मेरे बीच सच में कुछ नहीं है, मुझ पर भरोसा करो। उस दिन वो खुद मुझे घर छोड़ने पर जिद कर रहा था। इन दिनों तुम्हारे बिना मुझे समझ आया कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। जल्दी वापस आओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अगर ये सब मेरी पिछली जिंदगी में होता तो मैं इन शब्दों को पढ़कर पिघल चुका होता, पहली फ्लाइट पकड़कर वापस भागता और उसके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगता। लेकिन अब मुझे ये सब बस हास्यास्पद लग रहा था, क्योंकि उसे मेरी याद नहीं आ रही थी। उसे उस इंसान की याद आ रही थी जो हमेशा उसकी बात मानता था, जो उसकी फैमिली के लिए गुलाम की तरह काम करता था, जो उसकी हर प्रॉब्लम सॉल्व करता था। उसे मेरी नहीं, एक टूल की जरूरत थी। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उसके इस वन मैन परफॉर्मेंस को दिलचस्पी से देखता रहा। 1 महीने बाद मैं चंटू उड़कर गया और वहां जाकर मैं पूरी तरह एक बेफिक्र इंसान बन गया। हर दिन बस खाता रहता। हॉट पॉट, रोस्टेड स्क्यूअर्स, जो चीजें मैंने अपनी पिछली जिंदगी में सिर्फ फूड शोज में देखी थी, अब मैं उन्हें खुद टेस्ट कर रहा था। हर गली में घूमता, हिनले स्ट्रीट पर टहलता, पीपल्स पार्क की चाय की दुकानों में बैठकर टी सेंकाई का मजा लेता। और ये स्लो पेस्ड, साधारण लेकिन असली जिंदगी वाला रिदम मुझे पूरी तरह अपने अंदर खींचता चला गया। फिर एक और महीना बीत गया और तभी वो कॉल आया जिसका मुझे पहले से इंतजार था। संगवे का, जो एन ग्रुप में मेरा इकलौता दोस्त था, एक शांत स्वभाव का टेक्नीशियन जिसने मेरी पिछली जिंदगी में भी सबके मुझे अलग कर देने के बाद भी मुझसे बात करना नहीं छोड़ा था। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, ब्रदर यू, तुम अभी कहाँ हो? मैंने कैजुअली कहा, ट्रैवल कर रहा हूँ। क्यों, कुछ हुआ क्या? उसने थोड़ा रुककर पूछा, क्या तुम सच में कंपनी छोड़कर चले गए? मैंने सीधा जवाब दिया, हाँ, रिजाइन कर दिया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी रही, फिर उसने धीमी आवाज में कहा, ब्रदर यू, मुझे लगता है कंपनी में कुछ गड़बड़ होने वाली है। मैंने भौं उठाकर फेक सरप्राइज दिखाया। क्या गड़बड़? सब तो ठीक चल रहा था ना? वो गहरी सांस लेकर बोला, अरे मत पूछ, तुम्हारे जाने के बाद जिनसन प्रोजेक्ट जो तुम संभाल रहे थे, डायरेक्टर आन ने लिए को दे दिया। और फिर उसका टोन गुस्से से भर गया। वो आदमी पूरी तरह बेकार है, बस आदेश देना जानता है, उसे कुछ आता नहीं। उसने तुम्हारे इतने मेहनत से बनाए प्रोजेक्ट प्लान को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। ऊपर से कह रहा था कि तुम्हारा प्लान बहुत कंजर्वेटिव है, उसे इंटरनेट थिंकिंग लगानी चाहिए। और नतीजा ये हुआ कि फर्स्ट फेज डेमो पूरी तरह फेल हो गया। पार्टनर्स बहुत नाराज हैं। उन्होंने कहा कि हम अनप्रोफेशनल हैं और कोऑपरेशन रीथिंक कर रहे हैं। अब पूरी कंपनी उलट पुलट हो गई है। डायरेक्टर अंत तक स्ट्रेस में अल्सर्स निकाल चुके हैं। मैंने चाय का कप उठाया, हल्के से ऊपर तैरती पत्तियों को फूंक मारकर हटाया और मेरे होंठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। जिनसन प्रोजेक्ट एएन ग्रुप का आने वाले सालों का कोर प्रोजेक्ट था। वो मास्टरपीस जिसे मैंने अपनी पिछली जिंदगी में पूरी जान लगाकर बनाया था, उसकी कोर टेक्नोलॉजी और इंप्लीमेंटेशन प्लान सिर्फ मुझे ही पूरी तरह समझ आता था। और जाते वक्त मैंने जानबूझकर कुछ बैकडोर्स छोड़े थे जिन्हें सिर्फ मैं ही समझ सकता था। साथ ही कुछ ऐसे पॉइंट्स भी जो ऊपर से छोटे लगते थे लेकिन असल में क्रिटिकल टेक्निकल नोट्स थे। वो मीडियरी लाइक अभी उन्हें पहचान ही नहीं सकता था और क्रेडिट लेने की उसकी जल्दी में वो जरूर सब कुछ बदलने की कोशिश करेगा और उसकी कीमत चुकाएगा। सैंगवे की आवाज अब और अर्जेंट हो गई। ब्रदर यू, अंसुए और बाकी सब तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। आज तो एनसुए खुद कंपनी आई थी मुझसे पूछने कि तुम्हें कहाँ ढूंढे। ब्रदर यू, क्या तुम्हें वापस आकर देखना नहीं चाहिए? मैं ठंडी हंसी हंसा। वापस क्यों जाऊं उस बेकार इंसान का मैस साफ करने के लिए? वो फिर भी बोला, लेकिन वो जगह तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और एनसुए भी। अभी मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। एनसुए और मैं खत्म हो चुके हैं एंड फैमिली की कंपनी अब जिए या मरे उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। वो शौक में आ गया। खत्म कब? मैंने शांत होकर कहा, जिस दिन मैं वहां से गया उन्हीं को बानिए को मैं उसी दिन। और फिर साफ शब्दों में कहा, आगे अगर वो लोग तुम्हें ढूंढें तो बस कह देना कि तुम्हें कुछ नहीं पता और इन बातों के लिए मुझे दोबारा कॉल मत करना। इतना कहकर मैंने कॉल काट दिया क्योंकि संगवे अच्छा इंसान था और मैं उसे इस सब में घसीटना नहीं चाहता था। ये बदला
बदला सिर्फ मेरा था। मैं बैम्बू चेयर पर पीछे टिक गया, ऊपर फैले धुंधले आसमान को देखता रहा, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी हल्की रोशनी थी। एनसुए और लिए, इस पूरे नाटक का दूसरा एक्ट अब शुरू होने वाला था। अगले कुछ दिनों में मैंने खुद को पूरी तरह पास्ट से डिस्कनेक्ट कर लिया, चेंटू के आसपास घूमता रहा और हर नए लैंडस्केप के साथ मेरी सोच और खुलती गई। मेरा मन शांत होता गया। मेरी पिछली जिंदगी का रिजेंटमेंट एक भारी पत्थर की तरह मेरे सीने पर रखा था, लेकिन अब वो धीरे धीरे टूट रहा था, धूल बनकर हवा में उड़ता जा रहा था। अब मैं सिर्फ बदले के लिए नहीं जी रहा था, मैं इस नई जिंदगी को जीने के लिए जी रहा था जो मुझे इतनी मुश्किल से मिली थी। और बदला, वो तो बस इस सफर का एक छोटा सा डेजर्ट था जो इस पूरी जर्नी को और भी खास बना रहा था। 2 महीने बाद जिन 2 लाख युआन को मैंने स्टॉक्स में लगाया था, वो 5 गुना बढ़कर सीधे 1 मिलियन बन चुके थे और मैंने बिना एक पल सोचे सब बेच दिए। फिर अपने मेमोरीज के हिसाब से एक और फार्मास्यूटिकल सेक्टर की स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया जो जल्द ही एक्सप्लोड होने वाली थी, और जो बिटकॉइंस मैंने पहले खरीदे थे वो भी धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा था जैसा मैंने प्लान किया था। अब मुझे पैसों की कोई कमी नहीं थी। मैं सोच रहा था कि अब पास्ट के लोग और बातें मुझसे बहुत दूर छूट चुके हैं, लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड विजिटर ने मेरी शांति तोड़ दी। उस दिन मैं चिंगई लेक के किनारे एक छोटे से गांव में एक तिब्बती रेस्टोरेंट ढूंढ रहा था खाने के लिए। अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी कि दरवाजे पर एक जानी पहचानी लेकिन अजीब सी लगने वाली फिगर दिखाई दी। वो एनस्यू थी। वो पहले से काफी पतली और कमजोर लग रही थी। उसका वो फ्लॉलेस मेकअप गायब था, उसकी जगह एक थका हुआ चेहरा था। मैंने मन ही मन सोचा, इसने मुझे ढूंढ कैसे लिया? लेकिन अगले ही पल समझ आ गया, एंड फैमिली के रिसोर्सेज के साथ किसी को ढूंढना बस वक्त की बात है। शायद कहीं ना कहीं मैं खुद भी देखना चाहता था कि वो अब कैसी हालत में है। उसने भी मुझे देख लिया। उसकी आंखें तुरंत चमक उठी और वो जल्दी जल्दी मेरी तरफ आई। चेन्यू, उसकी आवाज कांप रही थी जैसे वो रोने वाली हो, लेकिन मैं नहीं उठा, बस चुपचाप उसे देखता रहा। वो मेरे सामने आकर रुक गई, आंसू मोतियों की तरह गिर रहे थे। आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम्हें पता है तुम्हें ढूंढना कितना मुश्किल था। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने आराम से उसे हटा दिया। मेरी ठंडक ने उसे पूरी तरह हिला दिया। वो घबराकर बोली, चेन्यू तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? फिर जल्दी से जोड़ दिया, मुझसे गलती हो गई, सच में गलती हो गई। मुझे लिए के साथ इतना क्लोज नहीं होना चाहिए था, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मैं उसके आंसुओं से भरे चेहरे को देख रहा था, लेकिन मेरे अंदर कुछ भी नहीं हिला। मैंने शांत आवाज में कहा, आप मुझे किसी काम से ढूंढ रही थी मिस एन? मिस एन। सुनते ही वो पूरी तरह हिल गई। उसने डिसबिलीफ से मुझे देखा। चेन्यू, तुमने मुझे क्या कहा? मैं मिस एन नहीं हूं, मैं अनसुई हूं। मैं तुम्हारी शाओ सू हूं, मैंने बिना बदले टोन में कहा। अनसुए, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मेरी दूरी और ठंडक ने आखिरकार उसे समझा दिया कि मैं नाराज नहीं हूं, मैं सच में बदल चुका हूं। उसका रोना धीरे धीरे रुक गया और उसकी जगह गहरा डर आ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, चेन्यू, कंपनी में कुछ हो गया है। जिनसन प्रोजेक्ट फेल हो गया, पार्टनर इन्वेस्टमेंट वापस लेना चाहता है और हमसे ह्यूज कॉम्पेंसेशन मांग रहा है। मैंने बस हल्की सी आवाज निकाली, चॉपस्टिक्स उठाए, एक पीस मांस लिया और आराम से चबाने लगा। स्वाद अच्छा है, बहुत टेंडर है। मेरी रिएक्शन फिर उसके हिसाब से बाहर थी। वो चाहती थी कि मैं शॉक हो जाऊं, परेशान हो जाऊं, पहले की तरह कंपनी की प्रॉब्लम्स को अपनी समझकर तुरंत सॉल्व करने लगूं। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैं बिल्कुल शांत था, जैसे मैं किसी और की कहानी सुन रहा हूं जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। आखिर वो खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आवाज ऊंची हो गई, क्या तुम सुन भी रहे हो? कंपनी डूबने वाली है, हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मैंने उसकी तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, तो तुम्हारी कंपनी डूबे, इसका मुझसे क्या लेना देना? वो हड़बड़ा गई, क्या मतलब तुमसे कोई लेना देना नहीं? तुम भी कंपनी का हिस्सा थे। जिनसन प्रोजेक्ट तुमने बनाया था, सिर्फ तुम ही उसे बचा सकते हो, सिर्फ तुम ही कंपनी को बचा सकते हो। मैंने चॉपस्टिक्स टेबल पर रखे, नैपकिन से मुंह साफ किया और शांत होकर कहा, एनस्युए, तुम्हें कुछ याद नहीं है क्या? पहला, मैं ऑलरेडी रिजाइन कर चुका हूँ। दूसरा, अब मैं एन ग्रुप का एम्प्लॉई नहीं हूँ। तुम्हारी माँ ने मुझे 5 लाख युआन देकर कहा था कि मैं दूर चला जाऊं, और मैं बस अपना वादा निभा रहा हूँ। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी शांति से ये सब बोलूंगा। वो घबराकर बोली, वो मेरी माँ ने किया था, मैंने नहीं। वो पैसे मैं तुम्हें वापस कर दूंगी, डबल नहीं 10 गुना तक दे दूंगी, बस तुम वापस आकर कंपनी की मदद कर दो। मैं हंस पड़ा। अनसुए, तुम्हें लगता है अब मुझे उस पैसे की परवाह है? मैंने उसे दया भरी नजर से देखा। इतने समय बाद भी तुम्हें समझ नहीं आया? मैं पैसे की वजह से नहीं गया था, मैं इसलिए गया क्योंकि मैं अब बेवकूफ नहीं बनना चाहता था। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, और तुम्हें पता है इस वक्त तुम्हारी सबसे हास्यास्पद बात क्या है? तुम खुद लिमिट पर पहुंच चुकी हो और मुझसे मदद मांगने आई हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा एटीट्यूड वही है, जैसे सब कुछ तुम्हारा हक है। किस आधार पर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? उन मजाक जैसे फीलिंग्स के आधार पर, या तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे के दम पर? मेरी हर बात ऐसे थी जैसे सीधा उसके दिल में धंसती हुई एक ठंडी छुरी। शायद उसे कभी किसी ने इस तरह इंसल्ट नहीं किया था।
आखिर वो हमेशा से वो प्रिंसेस रही थी जिसे हर कोई चेस करता था। वो मुझे देख रही थी, उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन काफी देर तक उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मुझे लगा था कि वो शर्म से मुड़कर चली जाएगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जब हकीकत का बोझ इतना भारी हो तो सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी चीज की कीमत खुद ही गिर जाती है। उसने गहरी सांस ली, मेरे करीब आई, थोड़ा झुकी और ऐसी आवाज में बोली जो मैंने उससे पहले कभी नहीं सुनी थी, लगभग एक विनती करने वाली। चेन्नू, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, बस तुम मेरी मदद कर दो। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। उसकी आवाज कांप रही थी और उसकी आंखों में बेबसी और अंदर का संघर्ष साफ दिख रहा था। मैं कुर्सी पर पीछे टिक गया और मेरे होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। कुछ भी, वो एक पल के लिए जम गई। उसे साफ समझ आ गया था कि मैं क्या इशारा कर रहा हूँ। उसके चेहरे पर एक पल के लिए शर्म और अंदरूनी जंग साफ दिखी। उसने नीचे होंठ को हल्का सा काटा और धीरे से सिर हिला दिया। मैं हल्का सा मुस्कुराया। एक वक्त था जब उसका हाथ पकड़ते हुए भी मैं हिचकता था, डरता था कि कहीं उसे बुरा ना लग जाए, और आज वही लड़की खुद को एक सौदे की चीज बना रही थी। मैंने ठंडे स्वर में कहा, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, पहले अपनी सिंसेरिटी दिखाओ। और उंगली से अपने होंठों की तरफ इशारा किया, एक ऐसा इशारा जिसमें साफ ह्यूमिलिएशन था। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने मेरी आंखों में हैरानी से देखा। शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो चेन्यू, जो कभी उसकी हर बात मानता था, जो उसके सामने आवाज तक नहीं उठाता था, आज इतनी बेशर्मी से डिमांड करेगा। आसपास बैठे लोग हमारी तरफ देखने लगे। उनकी क्यूरियस नजरें एनसुए पर सुइयों की तरह चुभ रही थीं और मेरी नजरें बस उसी पर टिकी थीं। उसका शरीर हल्का सा कांप रहा था। मैं समझ सकता था कि उसके अंदर कैसी जंग चल रही है। एक तरफ उसके परिवार का फ्यूचर, उनकी लग्जरी लाइफ, और दूसरी तरफ उसका बचा खुचा सेल्फ रिस्पेक्ट। मैंने उसे प्रेस नहीं किया, बस चुपचाप देखता रहा, और आखिरकार उसने फैसला कर लिया। उसने कांपते हुए आंखें बंद की और धीरे धीरे मेरी तरफ झुकी। उसके होंठ ठंडे और सख्त थे, उनमें एक कड़वा सा स्वाद था, डेस्परेशन का। मैं ना हिला ना आंखें बंद की, बस उसे देखता रहा। उसका पीला पड़ा चेहरा, उसकी बंद पलकों का हल्का कंपन, और जैसे ही वो पीछे हटने वाली थी, मैंने अचानक उसका सिर पकड़ लिया और उस पल को और गहरा कर दिया। उसका पूरा शरीर एकदम स्टिफ हो गया। उसने थोड़ा रेजिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे कसकर पकड़ा। मेरे अंदर कोई सॉफ्टनेस नहीं थी, बस बदले की एक ठंडी संतुष्टि थी। कुछ देर बाद मैंने उसे छोड़ दिया। वो 2 कदम पीछे लड़खड़ाकर हट गई। उसने भारी आवाज में पूछा, अब ठीक है? मैंने आराम से नैपकिन उठाई और अपने होंठ साफ किए। मैंने कहा था ना, अगर करना है तो ठीक से करना होगा। चलो अब होटल चलते हैं। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारी सिंसियरिटी की लिमिट कहां तक है। वो लगभग खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई इंसान नहीं, बल्कि एक दानव हूं। चेन्यू, क्या तुम्हें इतना गिरना जरूरी है? मैंने ठंडी नजरों से कहा। तुम्हें क्या लगा था ये कोई बार्गेनिंग मार्केट है? विक्टिम बनने का नाटक मत करो। अब तुम मुझसे रिक्वेस्ट कर रही हो और तुम कंडीशंस रखने की पोजीशन में नहीं हो। उसने आंखें बंद की और धीरे से सिर हिला दिया। ठीक है। मैं हंसा, बिना किसी वार्मथ के। मैं उसे लेकर रेस्टोरेंट से बाहर निकला। बाहर तेज हवा चल रही थी, उसके कपड़े हवा में हिल रहे थे और वो मेरे पीछे पीछे एक बेजान पपेट की तरह चल रही थी। मैं उसे किसी लग्जरी 5 स्टार होटल में नहीं ले गया। मैंने जानबूझकर उस गांव का सबसे सस्ता और टूटा फूटा हॉस्टल चुना। कमरा छोटा था, बेसिक फर्नीचर के अलावा कुछ नहीं था। जैसे ही अनसुए अंदर आई, उसने हल्का सा चेहरा सिकोड़ लिया। उसकी आंखों में साफ नापसंदगी थी, जिसे उसने छुपाने की कोशिश भी नहीं की। वो बोली, यहाँ सच में? मैं एक लगभग टूटती हुई कुर्सी पर बैठ गया, पैर क्रॉस की और शांत आवाज में कहा, एंड फैमिली की बड़ी बेटी तो प्रेसिडेंशियल स्वीट्स की आदी है। ऐसे जगह तुम्हें सूट नहीं करती है ना? फिर मैंने उसे सीधे देखते हुए कहा, मैं तुम्हें बता दूं, यही वो मैक्सिमम है जो मैं तुम पर खर्च करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरी नजर में तुम्हारी कीमत बस इतनी ही है। और मेरी हर बात फिर से एक ठंडी छुरी की तरह उसके दिल में उतर गई। वो चुपचाप खिड़की के पास चली गई, मेरी तरफ पीठ करके बाहर के सूने नजारे को देखती रही, बिल्कुल एक मूर्ति की तरह स्थिर। और मैंने उस पर ध्यान देना भी जरूरी नहीं समझा। मैं अपना फोन निकालकर स्टॉक्स मैनेज करने लगा, और जैसा मैंने पहले ही प्रिडिक्ट किया था, वो फार्मास्यूटिकल स्टॉक पिछले कुछ दिनों से लगातार पॉजिटिव न्यूज दे रही थी। उसका प्राइस हर दिन अपर लिमिट तक जा रहा था। मेरा 1 मिलियन का कैपिटल अब बढ़कर 3 मिलियन हो चुका था। स्क्रीन पर उछलते हुए नंबर्स को देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी संतुष्टि आई। ये फीलिंग अनसुबे से बदला लेने से भी ज्यादा सैटिस्फाइंग थी। पता नहीं कितना वक्त बीत गया, धीरे धीरे आसमान अंधेरा हो गया। कमरे में हमने लाइट भी नहीं जलाई थी, इसलिए पूरा माहौल थोड़ा उदास और भारी हो गया था, और वो अभी भी खिड़की के पास ही खड़ी थी। मैंने उसे आवाज दी, एनसुए। उसका शरीर हल्का सा कांपा, फिर वो धीरे धीरे मुड़ी और मेरी तरफ चलकर आई। उस कम रोशनी में मैं उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था, बस उसकी खाली बेजान आंखें दिख रही थीं। वो मेरे सामने आकर रुक गई। मैं खड़ा हुआ और धीरे धीरे उसे कॉर्नर में पुश करने लगा। वो इंस्टिंक्ट से पीछे हटती गई जब तक उसकी पीठ ठंडी दीवार से नहीं लग गई। मैंने उसका ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। मेरी तरफ देखो आंसू,
पता है, मैंने इस दिन को ना जाने कितनी बार इमेजिन किया था। मैं चाहता था कि मैं तुम्हें अपने काबू में करूं, तुम्हें रुलाऊं, तुमसे माफी मंगवाऊं। लेकिन अब जब मैं तुम्हारा ये चेहरा देख रहा हूं, मुझे सिर्फ खालीपन महसूस हो रहा है। मैंने उसका चेहरा छोड़ दिया और एक कदम पीछे हट गया। हमारे बीच थोड़ा डिस्टेंस बन गया। वो मुझे हैरानी से देख रही थी, जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। मैंने जेब से वॉलेट निकाला, उसमें जो कैश था, शायद कुछ हजार, सब बाहर निकाला और एक एक करके हर नोट उसके चेहरे पर फेंकने लगा। लो ये पैसे और यहाँ से चली जाओ। तुम्हें मेरी मदद चाहिए थी ना? तुम्हें लगा कि बस खुद को सैक्रिफाइस करके तुम मुझे फिर से मजबूर कर दोगी कि मैं तुम्हारी फैमिली के लिए एक बेवकूफ की तरह काम करूं? तुम खुद को बहुत ज्यादा समझती हो और मुझे बहुत कम। मैंने ठंडी आवाज में आगे कहा, आज मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूं। मैं बस तुम्हें दिखाना चाहता था कि तुम्हारा ये सैक्रिफाइस जो तुम्हें इतना बड़ा लगता है, मेरी नजर में कितना सस्ता और हास्यास्पद है। उसके चेहरे पर पहले शॉक आया, फिर ह्यूमिलिएशन, और फिर वो पूरी तरह टूट गई। वो जमीन पर गिर गई, दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और जोर जोर से रोने लगी। मैं बस उसे ठंडे दिल से देखता रहा। मेरे अंदर जरा भी दया नहीं थी, क्योंकि जो कुछ उसके साथ हो रहा था वो उसके अपने ही एक्शंस का नतीजा था। मैं मुड़ा, कमरे का दरवाजा खोला और बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। जब मैं हॉस्टल के एंट्रेंस तक पहुंचा तो पीछे से उसकी टूटी हुई आवाज आई, चेन्यू, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों? मैं रुका, लेकिन पीछे नहीं देखा, बस शांत आवाज में कहा, यह रास्ता तुमने खुद चुना था, अब कभी पछताना मत। और इतना कहकर मैं लंबी चाल से आगे बढ़ गया, रात के अंधेरे में खो गया और पीछे उसकी रोने की आवाज धीरे धीरे खत्म होती चली गई। मैं फिर से जी उठा था। मैं सीधे उसी दिन वापस आ गया था जब लिन फैंगिंग ने मेरे चेहरे पर 5 लाख युआन की बैंक कार्ड फेंकी थी, और इस बार सब कुछ पहले जैसा ही शुरू हुआ। लेकिन मैं पहले वाला इंसान नहीं था। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने उस कार्ड को पैरों तले कुचल दिया था और चिल्लाकर कहा था, सच्चे प्यार की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन बदले में मुझे बस उसके होंठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान मिली थी और एनसुए की आंखों में साफ घृणा दिखाई दी थी, और उसी पल भी मैंने खुद को नहीं रोका था। मैं उसे पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा चुका था। पूरी यूनिवर्सिटी में मैंने खुद को तोड़ दिया था सिर्फ स्कॉलरशिप्स लेने के लिए। ग्रेजुएशन के बाद मैं उसकी कंपनी में सबसे नीचे के छोटे से पद से शुरू हुआ था, और सच कहूं तो मैंने खुद को कभी इंसान की तरह ट्रीट ही नहीं किया। बाकी लोग जहां नॉर्मल टाइमिंग में काम करते थे, मैं दिन रात बिना रुके काम करता था। बस एक ही सोच थी कि मैं उसके लायक बन जाऊं। फिर जब एएन फैमिली की कंपनी क्राइसिस में गई तो वही मैं था जिसने अपनी नॉनस्टॉप मेहनत और बिजनेस सेंस से इन्वेस्टमेंट खींचकर कंपनी को बैंकरप्टेसी के किनारे से वापस लाया। और उस वक्त मुझे सच में लगा था कि अब मैं इन फैमिली का पिलर बन जाऊंगा, अब मैं अनसुए से लीगली शादी कर पाऊंगा। लेकिन जो मेरा इंतजार कर रहा था वो था मेरे शरीर का पूरी तरह टूट जाना। इरेगुलर लाइफ और हद से ज्यादा काम ने मेरी हेल्थ को रेड अलर्ट पर डाल दिया था, और आखिरी बार जब मैं गिरा, डॉक्टर ने सीधा कहा, तुम्हें टर्मिनल कैंसर है, तुम्हारे पास बस कुछ ही दिन बचे हैं। और अजीब बात यह थी कि ठीक उसी वक्त एनस्यू और लाई मुझे देखने आए। उसकी आंखों में अब वो पुरानी दया नहीं थी, बस एक अजीब सा राहत था, जैसे उसने कोई भारी बोझ उतार दिया हो और लिए तो अपनी खुशी छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। उसने आराम से एनसुए की कमर पकड़ी, मुझे ऊपर से देखा और बोला, चेन्यू, कंपनी को बचाने के लिए धन्यवाद, अब सब स्टेबल है। अगले महीने मैं और श्याओसुए एंगेजमेंट कर रहे हैं। और वो उसके कंधे पर सिर रखकर धीरे से बोली, चेन्यू, मुझसे नफरत मत करना, मेरी माँ सही थी, हम कभी एक ही दुनिया के नहीं थे। उस पल मुझे समझ आया कि मेरी पूरी जिंदगी, मेरी सारी मेहनत बस उनकी लव स्टोरी का एक टूल थी, एक ऐसा टूल जिसे काम खत्म होते ही बेरहमी से फेंक दिया गया। उसी वक्त मैंने मन ही मन ठान लिया, इस जिंदगी में मैं फिर कभी उनका प्यार का गुलाम नहीं बनूंगा। और इसलिए इस बार मैंने बिना एक सेकंड गंवाए वो बैंक कार्ड उठा ली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है मैडम, मैं खुद को दूर ही रखूंगा। पहली बार लिन फैंगिंग का चेहरा बदल गया। उसने शायद हजारों रिएक्शन सोचे होंगे, लेकिन ये नहीं। उसकी नजरें उस पतली सी कार्ड पर गईं जो अब मेरे हाथ में थी, और मेरी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि वो सिर्फ एक बैंक कार्ड नहीं थी, वो मेरी नई जिंदगी का टिकट थी, मेरे पुराने अतीत के ताबूत की आखिरी कील थी। कहीं वो अपना फैसला बदल ना दे, ये सोचकर मैंने तुरंत उसके हाथ से कार्ड खींच ली और खुद ही आगे कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं सिर्फ एनस्यू से ही दूर नहीं जाऊंगा, मैं कंपनी भी छोड़ दूंगा और इस शहर से गायब हो जाऊंगा, अपने सारे कॉन्टैक्ट बदल दूंगा, वो मुझे जिंदगी भर ढूंढ भी नहीं पाएगी। क्या इतना काफी है? वो पूरी तरह से शॉक में खड़ी रह गई, उसका मुंह खुला रह गया, लेकिन एक शब्द भी बाहर नहीं आया। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि कोई अजनबी मॉन्स्टर हूं। और मैं समझ सकता था क्यों, क्योंकि बस कल ही तो मैंने एनसुए को खुश करने के लिए तेज बारिश में आधे घंटे तक पब्लिक बाइसिकल चलाकर सिर्फ उसके लिए एक फेमस केक खरीदा था। और जब मैं उसके बिल्डिंग के नीचे पहुंचा, मैं पूरी तरह भीगा हुआ था, बिल्कुल एक भीगे हुए चूहे की तरह। लेकिन उसने बस कार की खिड़की से हाथ बाहर निकालकर केक लिया और मुझे कर तिरस्कार से कहा, चेन्यू,
तुम इतने पैथेटिक कैसे हो सकते हो? और उसी कार की ड्राइवर सीट पर बैठा लिया स्टीयरिंग पकड़े हुए मुझे देख रहा था। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। उसकी नजरों में मजाक और तरस दोनों थे, जैसे वो किसी ऐसे कुत्ते को देख रहा हो जो अपने मालिक को खुश करने के लिए जान लगा देता है। और उस पल मेरे अंदर गुस्सा नहीं, बस एक अजीब सी एंडलेस सैडनेस उठी थी। फिर मैंने हल्की सी मुस्कान दी, अपनी जेब से वॉलेट निकाला और उसमें से एक फोटो बाहर निकाली। वो फोटो जिसमें मैं और एंसुएते साथ थे, वो मेरी जिंदगी की सबसे सच्ची चीज थी। लेकिन लिन फैंगिंग के सामने बिना एक पल सोचे मैंने उसे 2 टुकड़ों में फाड़ दिया और पास के कूड़ेदान में फेंक दिया। और फिर वॉलेट से वो हर चीज निकाली जो एंसुए से जुड़ी थी, चाहे वो उसका दिया हुआ सस्ता की चेन हो या बाकी बची हुई छोटी मोटी चीजें। मैंने सब कुछ बिना हिचकिचाहट उसी कूड़ेदान में फेंक दिया। मैंने उसकी तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, और देखिए, मेरी सिंसेरिटी साबित करने के लिए ये सारी चीजें अब मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और इतना कहकर मैं कैफेटेरिया से बाहर निकल गया। और बाहर आते ही सबसे पहला काम मैंने बैंक जाना किया। जब एटीएम में बैलेंस देखा 5,01,354 युआन, तो मेरे मुंह से एक लंबी सांस निकल गई, क्योंकि वो एक्स्ट्रा 1,354 युआन वही थे जो मैंने अपनी पिछली जिंदगी में खून पसीना बहाकर बचाए थे। थोड़ा मजाक जैसा भी लगा और कहीं ना कहीं दुखद भी। बिना सोचे मैंने 10,000 युआन कैश निकाले, जेब में डाले और सीधे उस जगह चला गया जिसे मैं सबसे ज्यादा जानता था, कंपनी ग्रुप के बिल्डिंग के नीचे। मैं अंदर नहीं गया, बस सामने वाले बेंच पर बैठ गया और चुपचाप उस बिल्डिंग को देखता रहा, क्योंकि मेरी पिछली जिंदगी में वही जगह मेरी बैटलफील्ड भी थी और मेरा रेफ्यूज भी। वहीं मैंने अनगिनत दिन रात गुजारे थे, वहीं मैंने अपना सब कुछ झोंक दिया था और कभी मैं वहीं खड़ा होकर खुद को पैशन और एंथुसियाज्म से भरा हुआ महसूस करता था। मुझे लगता था कि मैंने अपना फ्यूचर अपने हाथ में ले लिया है। लेकिन अब जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि मैं उस बिल्डिंग के अंदर बस एक रिप्लेसेबल पार्ट था, एक ऐसा डेडिकेटेड वर्कर जो दिन रात दूसरों के लिए काम करने वाला एक बेवकूफ था। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज था एंसुए का। चेन्यू, क्या मेरी माँ तुमसे मिलने आई थी? उसकी बातों पर ध्यान मत देना, वो हमेशा ऐसी ही होती है। मेरा इंतजार करना, आज रात मैं तुमसे मिलने आऊंगी, हमें सीरियसली बात करनी है। शो की तरीकी है। और उसके तुरंत बाद दूसरा मैसेज आया, मैंने बॉसन फ्रीटोस लिए हैं, तुम्हारे फेवरेट, आज रात तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी। मैंने स्क्रीन पर उन शब्दों को देखा और अंदर से एक गहरी घिन महसूस हुई। वही पुराना साइकोलॉजिकल गेम, पहले चोट पहुंचाओ, फिर थोड़ा प्यार दिखाकर कंट्रोल करो, सस्ती सी टेंडरनेस देकर तुम्हें यह महसूस कराओ कि तुम इंपॉर्टेंट हो, ताकि तुम खुद ही उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दो। मेरी पिछली जिंदगी में मैं पूरी तरह उसके कंट्रोल में था। वो बस थोड़ा सा अच्छा बिहेव कर देती थी और मैं इतना खुश हो जाता था कि शब्द तक नहीं निकलते थे, और फिर और ज्यादा पागलों की तरह काम करता था, सिर्फ उसे ये साबित करने के लिए कि उसका डिसीजन गलत नहीं है। लेकिन अब मुझे सिर्फ न्यूजिया महसूस हो रहा था। मैंने उसकी प्रोफाइल फोटो खोली और बिना एक सेकंड सोचे डिलीट कॉन्टैक्ट दबा दिया। ये सब करने के बाद मैं उठा, पास की एक फोन शॉप में गया, अपना नंबर बदल दिया और फिर टैक्सी लेकर अपने छोटे से किराए के कमरे की तरफ निकल गया। कमरा छोटा था, लेकिन मैंने उसे हमेशा साफ सुथरा रखा था। दीवार पर अभी भी मेरी और एंसू की फोटोज लगी थी। शेल्फ पर वो किताबें रखी थी जो उसने मुझे दी थी। लेकिन इस बार मेरे अंदर कोई भावना नहीं थी। मैंने एक एक करके उससे जुड़ी हर चीज ढूंढी और एक बड़े कचरे के बैग में डाल दी। फोटोज को फाड़ दिया, लव लेटर्स को जला दिया, उसके दिए हुए सस्ते गिफ्ट्स भी बिना सोचे फेंक दिए। और जब मैंने आखिरी फ्रेम उठाया जिसमें उसकी मुस्कान थी और उसे भी कूड़ेदान में फेंका, तो अचानक मुझे लगा जैसे मेरा पूरा शरीर हल्का हो गया है, जैसे मैंने 10 साल का बोझ एक पल में उतार दिया हो। फिर मैंने कंप्यूटर खोला और रेजिग्नेशन लेटर टाइप किया, सीधे, बिना किसी घुमाव के, बस कुछ लाइंस। रिस्पेक्टेड मैनेजमेंट, मैं चेन्यू अपनी मर्जी से रेजिग्नेशन दे रहा हूं, कृपया इसे अप्रूव करें। ये डिसीजन तुरंत इफेक्ट में है। सैलरी सेटलमेंट की कोई जरूरत नहीं है, मुझे उस पैसे की कोई जरूरत नहीं थी। मैं बस जितनी जल्दी हो सके उस जगह से निकलना चाहता था, उन लोगों से सारे रिश्ते तोड़ना चाहता था। एचआर मैनेजर और अपने डायरेक्ट सुपीरियर्स को मेल भेजने के बाद मैंने कंप्यूटर बंद किया। पहले से तैयार की हुई छोटी सी सूटकेस उठाई जिसमें बस कुछ कपड़े और मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे। बाकी कमरे की चीजें अब मेरे किसी काम की नहीं थी। ये मेरी पिछली बेवकूफ जिंदगी के लिए एक छोटा सा फ्यूनरल था। मैं सूटकेस लेकर बाहर निकल गया, बिना पीछे मुड़े, उन सारे घटिया यादों को पीछे छोड़ते हुए। और जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरा, मुझे एक जानी पहचानी परछाई दिखी। वो एनस्यू थी, हाथ में बाउस का बैग लिए सीढ़ियों के पास खड़ी बेचैनी से देख रही थी। मुझे सूटकेस के साथ बाहर निकलते देख वो एक पल के लिए फ्रीज हो गई, फिर जल्दी से मेरी तरफ आई और बोली, चेन्यू, तुम कहाँ जा रहे हो?
उसके टोन में हल्की सी शिकायत थी, लेकिन मैं नहीं रुका। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं और सीधे उसके पास से निकल गया। उसने हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे अवॉइड किया, फिर मुड़कर उसकी आंखों में सीधे देखा। यह पहली बार था जब मैं रीबर्थ के बाद उसे सीधे देख रहा था। वो अब भी उतनी ही खूबसूरत थी, वही फ्लॉलेस मेकअप, वही चेहरा, लेकिन इस बार मेरे अंदर कुछ भी नहीं हिला। लेकिन अब उस खूबसूरत चेहरे के पीछे मुझे सिर्फ सेल्फिशनेस, झूठ और अंधेरी नीयत ही दिख रही थी। उसने गुस्से में कहा, क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। और जब मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर किया तो वो और चिढ़ गई। क्या मेरी माँ की वजह से तुम नाराज हो? मैंने कहा ना, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, मैं फिर उससे बात करूंगी। लेकिन ये बताओ, तुम ये सूटकेस लेकर कहाँ जा रहे हो? कहीं ट्रैवल कर रहे हो या घर छोड़ रहे हो? तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत चाइल्डिश बिहेव कर रहे हो? उसका टोन वही था, ऊपर से देखने वाला, जैसे मेरी सारी इमोशंस उसी के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए, जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि उसका एक्सटेंशन हूं। मैंने उसे देखा और अचानक हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर शांत आवाज में कहा, एनसुए, तुम्हें यह जानने की क्यूरियोसिटी नहीं है कि तुम्हारी माँ ने मुझसे क्या कहा? मैंने जेब से बैंक कार्ड निकाली और उसके सामने हिलाई। तुम्हारी माँ ने मुझे 5 लाख युआन दिए ताकि मैं तुमसे दूर हो जाऊं। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। वो घबराकर बोली, चेन्यू, उसकी बातों को सीरियसली मत लो। लेकिन मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। मैंने सीरियसली ले लिया। मैंने पैसे एक्सेप्ट कर लिए और वादा किया कि मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। उसका चेहरा लाल पड़ गया, आधा गुस्सा आधा शर्म। शायद उसने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी शांति से ये सब रिवील कर दूंगा, क्योंकि उसकी सोच में मुझे शर्मिंदा होना चाहिए था, टूट जाना चाहिए था। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, तुमने वो पैसे कैसे ले लिए चेन्यू? क्या हमारे बीच जो था उसकी कीमत सिर्फ 5 लाख युआन थी? मैंने उसे ऐसे देखा जैसे कोई दुनिया का सबसे अजीब तमाशा देख रहा हो और धीरे से कहा, एंसु, क्या हमारे बीच कभी सच में कुछ था भी? जिन फीलिंग्स की तुम बात कर रही हो वो बस ये था कि तुम आराम से मेरी अच्छाई का फायदा उठाती रही। मैं तुम्हारी फैमिली की कंपनी के लिए गुलाम की तरह काम करता रहा और तुम उसी वक्त किसी और आदमी के साथ लग्जरी कार में हंसती रही। तुम्हारे लिए फीलिंग्स का मतलब था एक तरफ मुझसे आई लव यू कहना और दूसरी तरफ ये कैलकुलेट करना कि जब मैं खुद को काम में मार डालूंगा तो जो कुछ मैंने बनाया है वो लीगली तुम्हारे पास कैसे आएगा। मेरी आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द ठंडे चाकू की तरह उसके दिल में उतर रहा था। उसका चेहरा लाल से एकदम सफेद पड़ गया। वो घबराकर बोली, तुम क्या बकवास कर रहे हो? लेकिन उसकी आंखों में साफ डर था। वो मेरी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। मैं हल्का सा हंसा और बोला, ठीक है, अब एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तुम कैसी इंसान हो ये तुम खुद भी जानती हो और अब मैं भी साफ देख चुका हूँ। और जहां तक उन 5 लाख युआन की बात है, मुझे नहीं लगता तुम्हारी माँ हमारे फीलिंग्स खरीद रही थी। वो बस उन सालों की पेमेंट थी जो मैंने तुम्हारी फैमिली के लिए स्लेव बनकर काम किया। थोड़े कम है, लेकिन कुछ ना होने से बेहतर है। वैसे भी मेरी जिंदगी की कीमत तुम्हारी नजर में ज्यादा है भी नहीं। इतना कहकर मैंने उसकी तरफ दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं समझी। सूटकेस उठाई, मुड़ा और चल दिया। उसने पीछे से चिल्लाकर कहा, रुको, साफ साफ बताओ तुम्हें कुछ पता चल गया है ना? लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस चलते हुए कहा, मुझे सब पता है। तुम्हारे प्लान्स, कंपनी की कमजोरियां, उसका फ्यूचर। मुझे यह भी पता है कि कैसे तुम लोग ऊपर से सीधे नीचे गिरोगे और सब कुछ टूट जाएगा। और मैं उस वक्त सबसे ऊंची जगह पर खड़ा होकर ये सब बाहर से ठंडे दिमाग से देख रहा होऊंगा। मैंने एक टैक्सी रोकी और सीधे एयरपोर्ट चला गया। वो शहर जहां मैंने इतने साल बिताए थे धीरे धीरे पीछे छूटता गया। मैंने अपना नया फोन निकाला और सीसनपना की टिकट बुक कर ली। कोई खास रीजन नहीं था, बस एक ऐसी जगह जाना चाहता था जहां मौसम गर्म हो और मैं पूरी तरह रिलैक्स कर सकूं। आज से मैं सिर्फ अपने लिए जीने वाला था। और जहां तक आंसुए और उसके सारे झूठे रिश्तों का सवाल है, वो सब अतीत में सड़ते रहे। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर से मैसेज था, चेन्यू, तुम अभी कहाँ हो? साफ साफ बताओ और फिर चले जाना। क्या तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है? मैं और लिए सिर्फ नॉर्मल दोस्त हैं। मैंने मैसेज पढ़ा और होंठों पर एक ताना भरी मुस्कान आ गई। नॉर्मल दोस्त जो मिलकर मुझे इस्तेमाल करते रहे, नॉर्मल दोस्त जो मेरे मरने का इंतजार कर रहे थे ताकि सब कुछ अपना बना सके। मैंने बिना सोचे उस नंबर को ब्लॉक कर दिया और फोन बंद कर दिया। खिड़की के बाहर शाम ढल रही थी। आसमान गहरे नारंगी रंग में रंग चुका था और मेरी नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। सीसनपना की हवा नम और गर्म थी, जिसमें मिट्टी और जड़ी बूटियों की खुशबू घुली हुई थी। मैंने पेड़ों के बीच छिपे एक छोटे से हॉस्टल में कमरा लिया, जहां खिड़की खोलते ही हर तरफ हरियाली दिखाई देती थी। और उस पहले दिन मैंने कुछ भी नहीं किया, बस सोता रहा। मैं सुबह से रात तक सोता रहा और फिर रात से अगली सुबह तक, जैसे मैं अपनी पिछली जिंदगी की सारी खोई हुई नींद एक ही बार में वापस लेना चाहता हूं। और जब मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा शरीर फिर से जिंदा हो गया है। वो थकान जो हड्डियों तक घुस चुकी थी, उसका नामो निशान तक नहीं था। मैंने अपना पुराना फोन चालू किया जो काफी समय से बंद पड़ा था, और जैसे ही वो ऑन हुआ, अनगिनत मैसेजेस और मिस्ड कॉल्स एक लहर की तरह मेरे सामने आ गए और उनमें से ज्यादातर एनस्यू और उसकी करीबी सहेलियों के थे। चेन्यू, तुम कहाँ हो? अभी कॉल करो। ओए चैन, तुम अभी भी आदमी हो या नहीं? अगर कुछ है तो सामने आकर बात करो, ऐसे गायब हो जाना क्या होता है?
चेन्यू, शाय, चाओसू तो तुम्हारी वजह से पागल होने वाली है, जल्दी वापस आओ, बच्चा मत बनो। मैं एक एक करके सारे मैसेजेस पढ़ता गया, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आया और उन्हीं के बीच एचआर डिपार्टमेंट के भी कुछ मैसेजेस थे। चू, हमें तुम्हारा रेजिग्नेशन मिला है, लेकिन प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है। इस तरह बिना नोटिस के जाना जॉब अबैंडनमेंट माना जाएगा, कंपनी तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले सकती है। चेन्यू, डायरेक्टर तुम्हें तुरंत वापस आने का ऑर्डर दे रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट तुम्हारे बिना नहीं चल सकता। अगर तुम वापस नहीं आए तो कंपनी इसे वॉलंटरी अबैंडनमेंट मानेगी और तुम्हारे प्रोफेशनल रिकॉर्ड पर असर पड़ेगा। पहले धमकी, फिर मीठी बातें, वही पुराने ट्रिक्स। मैं हल्का सा हंसा और बिना सोचे सारे मैसेजेस डिलीट कर दिए। फिर मैंने एक नया सिम निकाला और उस स्टॉक अकाउंट में लॉगिन किया जिसे मैंने काफी समय से यूज नहीं किया था। उसमें अब भी थोड़ा पैसा पड़ा था जो मैंने यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम काम करके बचाया था। मैं कंप्यूटर की स्क्रीन को ध्यान से देखता रहा और मेरी पिछली जिंदगी की यादें तेजी से दिमाग में घूमने लगी। रिबर्थ का सबसे बड़ा फायदा यही था, इंफॉर्मेशन की क्लैरिटी। मुझे साफ पता था कि आने वाले सालों में कौन सी स्टॉक्स उछलेंगी, कौन से सेक्टर्स ट्रेंड बनेंगे। मैंने 5 लाख युआन को 2 हिस्सों में बांटा। 2 लाख बिना एक पल गंवाए एक ऐसी टेक स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए जिसे उस वक्त कोई नहीं जानता था, लेकिन 6 महीने बाद एक टेक्निकल ब्रेक थ्रू की वजह से उसकी कीमत 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ने वाली थी। और बाकी के 3 लाख मैंने अलग अलग इंटरमीडियरी चैनल्स के जरिए बिटकॉइन में कन्वर्ट कर दिए। सब कुछ खत्म करने के बाद मैंने कंप्यूटर बंद किया और आराम से स्ट्रेच किया। अब बस शांति से इंतजार करना था उस बीज के अंकुरित होने का और फल देने का। और तब तक मैं वो जिंदगी जीने वाला था जो मैं कभी जी ही नहीं पाया। अगले 1 महीने तक मैंने खुद को पूरी तरह रिलैक्स कर दिया। सिसोअनपाना के गांवों में घूमता रहा, हाथियों की सवारी की, रिचुअल्स देखे, लोकल्स के साथ राइस वाइन पी, हाथों से खाना खाया, ट्रॉपिकल बोटानिकल गार्डन्स में गया जहां अजीब अजीब आकार के पौधों को देखकर मुझे नेचर की असली खूबसूरती समझ आई। मैंने एक मोटरसाइकिल रेंट की और पहाड़ों की घुमावदार सड़कों पर बिना किसी मंजिल के चलता रहा। हवा मेरे कानों में सीटी बजाती हुई गुजरती थी और साथ ही मेरी सारी परेशानियां और थकान भी उड़ा ले जाती थी। अब मैं वो चेन यू नहीं था जो हमेशा प्लान्स और प्रोजेक्ट्स में दबा रहता था, ना ही वो जो अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए खुद को मिटा देता था। अब मैं था, एक फ्री सोल जो सिर्फ अपने लिए जी रहा था। उस दौरान कभी कभी मैं अपना पुराना फोन चालू करता था, सिर्फ ये देखने के लिए कि उन लोगों का रिएक्शन क्या है। और धीरे धीरे एंसुए के मैसेजेस बदल गए, पहले चिंता और गुस्सा, फिर विनती और अपमान तक। चेन्यू, मुझसे गलती हो गई, क्या तुम वापस आ सकते हो? हम फिर से शुरू करते हैं। लिए और मेरे बीच सच में कुछ नहीं है, मुझ पर भरोसा करो। उस दिन वो खुद मुझे घर छोड़ने पर जिद कर रहा था। इन दिनों तुम्हारे बिना मुझे समझ आया कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। जल्दी वापस आओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अगर ये सब मेरी पिछली जिंदगी में होता तो मैं इन शब्दों को पढ़कर पिघल चुका होता, पहली फ्लाइट पकड़कर वापस भागता और उसके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगता। लेकिन अब मुझे ये सब बस हास्यास्पद लग रहा था, क्योंकि उसे मेरी याद नहीं आ रही थी। उसे उस इंसान की याद आ रही थी जो हमेशा उसकी बात मानता था, जो उसकी फैमिली के लिए गुलाम की तरह काम करता था, जो उसकी हर प्रॉब्लम सॉल्व करता था। उसे मेरी नहीं, एक टूल की जरूरत थी। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उसके इस वन मैन परफॉर्मेंस को दिलचस्पी से देखता रहा। 1 महीने बाद मैं चंटू उड़कर गया और वहां जाकर मैं पूरी तरह एक बेफिक्र इंसान बन गया। हर दिन बस खाता रहता। हॉट पॉट, रोस्टेड स्क्यूअर्स, जो चीजें मैंने अपनी पिछली जिंदगी में सिर्फ फूड शोज में देखी थी, अब मैं उन्हें खुद टेस्ट कर रहा था। हर गली में घूमता, हिनले स्ट्रीट पर टहलता, पीपल्स पार्क की चाय की दुकानों में बैठकर टी सेनकाई का मजा लेता। और ये स्लो पेस्ड, साधारण लेकिन असली जिंदगी वाला रिदम मुझे पूरी तरह अपने अंदर खींचता चला गया। फिर 1 और महीना बीत गया और तभी वो कॉल आया जिसका मुझे पहले से इंतजार था। संगवे का, जो एन ग्रुप में मेरा इकलौता दोस्त था, एक शांत स्वभाव का टेक्नीशियन जिसने मेरी पिछली जिंदगी में भी सबके मुझे अलग कर देने के बाद भी मुझसे बात करना नहीं छोड़ा था। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, ब्रदर यू, तुम अभी कहाँ हो? मैंने कैजुअली कहा, ट्रैवल कर रहा हूँ। क्यों, कुछ हुआ क्या? उसने थोड़ा रुककर पूछा, क्या तुम सच में कंपनी छोड़कर चले गए? मैंने सीधा जवाब दिया, हाँ, रिजाइन कर दिया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी रही, फिर उसने धीमी आवाज में कहा, ब्रदर यू, मुझे लगता है कंपनी में कुछ गड़बड़ होने वाली है। मैंने भौं उठाकर फेक सरप्राइज दिखाया। क्या गड़बड़? सब तो ठीक चल रहा था ना? वो गहरी सांस लेकर बोला, अरे मत पूछ, तुम्हारे जाने के बाद जिनसन प्रोजेक्ट जो तुम संभाल रहे थे, डायरेक्टर आन ने लिए को दे दिया। और फिर उसका टोन गुस्से से भर गया। वो आदमी पूरी तरह बेकार है, बस आदेश देना जानता है, उसे कुछ आता नहीं। उसने तुम्हारे इतने मेहनत से बनाए प्रोजेक्ट प्लान को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। ऊपर से कह रहा था कि तुम्हारा प्लान बहुत कंजर्वेटिव है, उसे इंटरनेट थिंकिंग लगानी चाहिए। और नतीजा ये हुआ कि फर्स्ट फेज डेमो पूरी तरह फेल हो गया।
पार्टनर्स बहुत नाराज हैं। उन्होंने कहा कि हम अनप्रोफेशनल हैं और कोऑपरेशन रीथिंक कर रहे हैं। अब पूरी कंपनी उलट पुलट हो गई है। डायरेक्टर अंत तक स्ट्रेस में अल्सर्स निकाल चुके हैं। मैंने चाय का कप उठाया, हल्के से ऊपर तैरती पत्तियों को फूंक मारकर हटाया और मेरे होंठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। जिनसन प्रोजेक्ट एएन ग्रुप का आने वाले सालों का कोर प्रोजेक्ट था। वो मास्टरपीस जिसे मैंने अपनी पिछली जिंदगी में पूरी जान लगाकर बनाया था, उसकी कोर टेक्नोलॉजी और इम्प्लीमेंटेशन प्लान सिर्फ मुझे ही पूरी तरह समझ आता था। और जाते वक्त मैंने जानबूझकर कुछ बैकडोर्स छोड़े थे जिन्हें सिर्फ मैं ही समझ सकता था। साथ ही कुछ ऐसे पॉइंट्स भी जो ऊपर से छोटे लगते थे लेकिन असल में क्रिटिकल टेक्निकल नोट्स थे। वो मीडियरी लाइक अभी उन्हें पहचान ही नहीं सकता था और क्रेडिट लेने की उसकी जल्दी में वो जरूर सब कुछ बदलने की कोशिश करेगा और उसकी कीमत चुकाएगा। सैंगवे की आवाज अब और अर्जेंट हो गई। ब्रदर यू, अंसुए और बाकी सब तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। आज तो एनसुए खुद कंपनी आई थी मुझसे पूछने कि तुम्हें कहां ढूंढे। ब्रदर यू, क्या तुम्हें वापस आकर देखना नहीं चाहिए? मैं ठंडी हंसी हंसा। वापस क्यों जाऊं उस बेकार इंसान का मैस साफ करने के लिए? वो फिर भी बोला, लेकिन वो जगह तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और एनसुए भी। अभी मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। एनसुए और मैं खत्म हो चुके हैं। एन फैमिली की कंपनी अब जिए या मरे उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। वो शौक में आ गया। खत्म कब? मैंने शांत होकर कहा। जिस दिन मैं वहां से गया उन्हीं को बानिए कुम्हे उसी दिन। और फिर साफ शब्दों में कहा, आगे अगर वो लोग तुम्हें ढूंढें तो बस कह देना कि तुम्हें कुछ नहीं पता और इन बातों के लिए मुझे दोबारा कॉल मत करना। इतना कहकर मैंने कॉल काट दिया क्योंकि संगवे अच्छा इंसान था और मैं उसे इस सब में घसीटना नहीं चाहता था। ये बदला सिर्फ मेरा था। मैं बैम्बू चेयर पर पीछे टिक गया, ऊपर फैले धुंधले आसमान को देखता रहा लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी हल्की रोशनी थी। एनसुए और लिए इस पूरे नाटक का दूसरा एक्ट अब शुरू होने वाला था। अगले कुछ दिनों में मैंने खुद को पूरी तरह पास्ट से डिस्कनेक्ट कर लिया। चेंटू के आसपास घूमता रहा और हर नए लैंडस्केप के साथ मेरी सोच और खुलती गई। मेरा मन शांत होता गया। मेरी पिछली जिंदगी का रिजेंटमेंट एक भारी पत्थर की तरह मेरे सीने पर रखा था लेकिन अब वो धीरे धीरे टूट रहा था, धूल बनकर हवा में उड़ता जा रहा था। अब मैं सिर्फ बदले के लिए नहीं जी रहा था, मैं इस नई जिंदगी को जीने के लिए जी रहा था जो मुझे इतनी मुश्किल से मिली थी। और बदला वो तो बस इस सफर का एक छोटा सा डेजर्ट था जो इस पूरी जर्नी को और भी खास बना रहा था। 2 महीने बाद जिन 2 लाख युआन को मैंने स्टॉक्स में लगाया था वो 5 गुना बढ़कर सीधे 1 मिलियन बन चुके थे और मैंने बिना एक पल सोचे सब बेच दिए। फिर अपने मेमोरीज के हिसाब से एक और फार्मास्यूटिकल सेक्टर की स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया जो जल्द ही एक्सप्लोड होने वाली थी और जो बिटकॉइंस मैंने पहले खरीदे थे वो भी धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा था जैसा मैंने प्लान किया था। अब मुझे पैसों की कोई कमी नहीं थी। मैं सोच रहा था कि अब पास्ट के लोग और बातें मुझसे बहुत दूर छूट चुके हैं लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड विजिटर ने मेरी शांति तोड़ दी। उस दिन मैं चिंगई लेक के किनारे एक छोटे से गांव में एक तिब्बती रेस्टोरेंट ढूंढ रहा था खाने के लिए। अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी कि दरवाजे पर एक जानी पहचानी लेकिन अजीब सी लगने वाली फिगर दिखाई दी। वो एनस्यू थी। वो पहले से काफी पतली और कमजोर लग रही थी। उसका वो फ्लॉलेस मेकअप गायब था, उसकी जगह एक थका हुआ चेहरा था। मैंने मन ही मन सोचा, इसने मुझे ढूंढ कैसे लिया? लेकिन अगले ही पल समझ आ गया, एंड फैमिली के रिसोर्सेज के साथ किसी को ढूंढना बस वक्त की बात है। शायद कहीं ना कहीं मैं खुद भी देखना चाहता था कि वो अब कैसी हालत में है। उसने भी मुझे देख लिया। उसकी आंखें तुरंत चमक उठी और वो जल्दी जल्दी मेरी तरफ आई। चेन्यू। उसकी आवाज कांप रही थी जैसे वो रोने वाली हो, लेकिन मैं नहीं उठा, बस चुपचाप उसे देखता रहा। वो मेरे सामने आकर रुक गई, आंसू मोतियों की तरह गिर रहे थे। आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम्हें पता है तुम्हें ढूंढना कितना मुश्किल था। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की लेकिन मैंने आराम से उसे हटा दिया। मेरी ठंडक ने उसे पूरी तरह हिला दिया। वो घबराकर बोली, चेन्यू तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? फिर जल्दी से जोड़ दिया, मुझसे गलती हो गई, सच में गलती हो गई। मुझे लिए के साथ इतना क्लोज नहीं होना चाहिए था। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मैं उसके आंसुओं से भरे चेहरे को देख रहा था लेकिन मेरे अंदर कुछ भी नहीं हिला। मैंने शांत आवाज में कहा, आप मुझे किसी काम से ढूंढ रही थी मिस एन? मिस एन। सुनते ही वो पूरी तरह हिल गई। उसने डिसबिलीफ से मुझे देखा। चेन्यू, तुमने मुझे क्या कहा? मैं मिस एन नहीं हूं, मैं अनसुई हूं। मैं तुम्हारी शाओ सू हूं, मैंने बिना बदले टोन में कहा। अनसुए, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मेरी दूरी और ठंडक ने आखिरकार उसे समझा दिया कि मैं नाराज नहीं हूं, मैं सच में बदल चुका हूं। उसका रोना धीरे धीरे रुक गया और उसकी जगह गहरा डर आ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, चेन्यू, कंपनी में कुछ हो गया है। जिनसन प्रोजेक्ट फेल हो गया, पार्टनर इन्वेस्टमेंट वापस लेना चाहता है और हमसे ह्यूज कॉम्पेंसेशन मांग रहा है। मैंने बस हल्की सी आवाज निकाली, चॉपस्टिक्स उठाए, एक पीस मांस लिया और आराम से चबाने लगा। स्वाद अच्छा है, बहुत टेंडर है। मेरी रिएक्शन फिर उसके हिसाब से बाहर थी। वो चाहती थी कि मैं शॉक हो जाऊं,
परेशान हो जाऊं, पहले की तरह कंपनी की प्रॉब्लम्स को अपनी समझकर तुरंत सॉल्व करने लगूं। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल शांत था, जैसे मैं किसी और की कहानी सुन रहा हूं जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। आखिर वो खुद को रोक नहीं पाई, उसकी आवाज ऊंची हो गई। क्या तुम सुन भी रहे हो? कंपनी डूबने वाली है, हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मैंने उसकी तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, तो तुम्हारी कंपनी डूबे, इसका मुझसे क्या लेना देना? वो हड़बड़ा गई। क्या मतलब तुमसे कोई लेना देना नहीं? तुम भी कंपनी का हिस्सा थे, जिनसन प्रोजेक्ट तुमने बनाया था, सिर्फ तुम ही उसे बचा सकते हो, सिर्फ तुम ही कंपनी को बचा सकते हो। मैंने चॉपस्टिक्स टेबल पर रखे, नैपकिन से मुंह साफ किया और शांत होकर कहा, एनसुए, तुम्हें कुछ याद नहीं है क्या? पहला, मैं ऑलरेडी रिजाइन कर चुका हूँ। दूसरा, अब मैं एन ग्रुप का एम्प्लॉई नहीं हूँ। तुम्हारी माँ ने मुझे 5 लाख युआन देकर कहा था कि मैं दूर चला जाऊं, और मैं बस अपना वादा निभा रहा हूँ। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी शांति से ये सब बोलूंगा। वो घबराकर बोली, वो मेरी माँ ने किया था, मैंने नहीं। वो पैसे मैं तुम्हें वापस कर दूंगी, डबल नहीं 10 गुना तक दे दूंगी, बस तुम वापस आकर कंपनी की मदद कर दो। मैं हंस पड़ा। अनसुए, तुम्हें लगता है अब मुझे उस पैसे की परवाह है? मैंने उसे दया भरी नजर से देखा। इतने समय बाद भी तुम्हें समझ नहीं आया? मैं पैसे की वजह से नहीं गया था, मैं इसलिए गया क्योंकि मैं अब बेवकूफ नहीं बनना चाहता था। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, और तुम्हें पता है इस वक्त तुम्हारी सबसे हास्यास्पद बात क्या है? तुम खुद लिमिट पर पहुंच चुकी हो और मुझसे मदद मांगने आई हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा एटीट्यूड वही है, जैसे सब कुछ तुम्हारा हक है। किस आधार पर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? उन मजाक जैसे फीलिंग्स के आधार पर, या तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे के दम पर? मेरी हर बात ऐसे थी जैसे सीधा उसके दिल में धंसती हुई एक ठंडी छुरी। शायद उसे कभी किसी ने इस तरह इंसल्ट नहीं किया था। आखिर वो हमेशा से वो प्रिंसेस रही थी जिसे हर कोई चेस करता था। वो मुझे देख रही थी, उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन काफी देर तक उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मुझे लगा था कि वो शर्म से मुड़कर चली जाएगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जब हकीकत का बोझ इतना भारी हो तो सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी चीज की कीमत खुद ही गिर जाती है। उसने गहरी सांस ली, मेरे करीब आई, थोड़ा झुकी और ऐसी आवाज में बोली जो मैंने उससे पहले कभी नहीं सुनी थी, लगभग एक विनती करने वाली। चेन्यू, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, बस तुम मेरी मदद कर दो। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। उसकी आवाज कांप रही थी और उसकी आंखों में बेबसी और अंदर का संघर्ष साफ दिख रहा था। मैं कुर्सी पर पीछे टिक गया और मेरे होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। कुछ भी, वो एक पल के लिए जम गई। उसे साफ समझ आ गया था कि मैं क्या इशारा कर रहा हूँ। उसके चेहरे पर एक पल के लिए शर्म और अंदरूनी जंग साफ दिखी। उसने नीचे होंठ को हल्का सा काटा और धीरे से सिर हिला दिया। मैं हल्का सा मुस्कुराया। एक वक्त था जब उसका हाथ पकड़ते हुए भी मैं हिचकता था, डरता था कि कहीं उसे बुरा ना लग जाए, और आज वही लड़की खुद को एक सौदे की चीज बना रही थी। मैंने ठंडे स्वर में कहा, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, पहले अपनी सिंसेरिटी दिखाओ, और उंगली से अपने होंठों की तरफ इशारा किया, एक ऐसा इशारा जिसमें साफ ह्यूमिलिएशन था। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने मेरी आंखों में हैरानी से देखा। शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो चेन्यू, जो कभी उसकी हर बात मानता था, जो उसके सामने आवाज तक नहीं उठाता था, आज इतनी बेशर्मी से डिमांड करेगा। आसपास बैठे लोग हमारी तरफ देखने लगे। उनकी क्यूरियस नजरें एनसुए पर सुइयों की तरह चुभ रही थीं और मेरी नजरें बस उसी पर टिकी थीं। उसका शरीर हल्का सा कांप रहा था। मैं समझ सकता था कि उसके अंदर कैसी जंग चल रही है। एक तरफ उसके परिवार का फ्यूचर, उनकी लग्जरी लाइफ, और दूसरी तरफ उसका बचा खुचा सेल्फ रिस्पेक्ट। मैंने उसे प्रेस नहीं किया, बस चुपचाप देखता रहा, और आखिरकार उसने फैसला कर लिया। उसने कांपते हुए आंखें बंद की और धीरे धीरे मेरी तरफ झुकी। उसके होंठ ठंडे और सख्त थे, उनमें एक कड़वा सा स्वाद था, डेस्परेशन का। मैं ना हिला ना आंखें बंद की, बस उसे देखता रहा। उसका पीला पड़ा चेहरा, उसकी बंद पलकों का हल्का कंपन, और जैसे ही वो पीछे हटने वाली थी, मैंने अचानक उसका सिर पकड़ लिया और उस पल को और गहरा कर दिया। उसका पूरा शरीर एकदम स्टिफ हो गया। उसने थोड़ा रेजिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे कसकर पकड़ा। मेरे अंदर कोई सॉफ्टनेस नहीं थी, बस बदले की एक ठंडी संतुष्टि थी। कुछ देर बाद मैंने उसे छोड़ दिया। वो 2 कदम पीछे लड़खड़ाकर हट गई। उसने भारी आवाज में पूछा, अब ठीक है? मैंने आराम से नैपकिन उठाई और अपने होंठ साफ किए। मैंने कहा था ना, अगर करना है तो ठीक से करना होगा। चलो अब होटल चलते हैं। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी सिंसियरिटी की लिमिट कहाँ तक है। वो लगभग खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई इंसान नहीं, बल्कि एक दानव हूँ। चेन्यू, क्या तुम्हें इतना गिरना जरूरी है? मैंने ठंडी नजरों से कहा। तुम्हें क्या लगा था ये कोई बार्गेनिंग मार्केट है? विक्टिम बनने का नाटक मत करो। अब तुम मुझसे रिक्वेस्ट कर रही हो और तुम कंडीशंस रखने की पोजीशन में नहीं हो। उसने आंखें बंद की और धीरे से सिर हिला दिया। ठीक है। मैं हंसा।
बिना किसी वार्मथ के। मैं उसे लेकर रेस्टोरेंट से बाहर निकला। बाहर तेज हवा चल रही थी, उसके कपड़े हवा में हिल रहे थे और वो मेरे पीछे पीछे एक बेजान पपेट की तरह चल रही थी। मैं उसे किसी लग्जरी 5 स्टार होटल में नहीं ले गया। मैंने जानबूझकर उस गांव का सबसे सस्ता और टूटा फूटा हॉस्टल चुना। कमरा छोटा था, बेसिक फर्नीचर के अलावा कुछ नहीं था। जैसे ही अनसुए अंदर आई, उसने हल्का सा चेहरा सिकोड़ लिया। उसकी आंखों में साफ नापसंदगी थी जिसे उसने छुपाने की कोशिश भी नहीं की। वो बोली, यहाँ सच में? मैं एक लगभग टूटती हुई कुर्सी पर बैठ गया, पैर क्रॉस की और शांत आवाज में कहा, एंड फैमिली की बड़ी बेटी तो प्रेसिडेंशियल स्वीट्स की आदी है, ऐसे जगह तुम्हें सूट नहीं करती है ना? फिर मैंने उसे सीधे देखते हुए कहा, मैं तुम्हें बता दूं, यही वो मैक्सिमम है जो मैं तुम पर खर्च करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरी नजर में तुम्हारी कीमत बस इतनी ही है। और मेरी हर बात फिर से एक ठंडी छुरी की तरह उसके दिल में उतर गई। वो चुपचाप खिड़की के पास चली गई, मेरी तरफ पीठ करके बाहर के सूने नजारे को देखती रही, बिल्कुल एक मूर्ति की तरह स्थिर। और मैंने उस पर ध्यान देना भी जरूरी नहीं समझा। मैं अपना फोन निकालकर स्टॉक्स मैनेज करने लगा और जैसा मैंने पहले ही प्रिडिक्ट किया था, वो फार्मास्यूटिकल स्टॉक पिछले कुछ दिनों से लगातार पॉजिटिव न्यूज दे रही थी। उसका प्राइस हर दिन अपर लिमिट तक जा रहा था। मेरा 1 मिलियन का कैपिटल अब बढ़कर 3 मिलियन हो चुका था। स्क्रीन पर उछलते हुए नंबर्स को देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी संतुष्टि आई। ये फीलिंग अनसुबे से बदला लेने से भी ज्यादा सेटिस्फाइंग थी। पता नहीं कितना वक्त बीत गया, धीरे धीरे आसमान अंधेरा हो गया। कमरे में हमने लाइट भी नहीं जलाई थी, इसलिए पूरा माहौल थोड़ा उदास और भारी हो गया था। और वो अभी भी खिड़की के पास ही खड़ी थी। मैंने उसे आवाज दी, एनसुए। उसका शरीर हल्का सा कांपा, फिर वो धीरे धीरे मुड़ी और मेरी तरफ चलकर आई। उस कम रोशनी में मैं उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था, बस उसकी खाली बेजान आंखें दिख रही थीं। वो मेरे सामने आकर रुक गई। मैं खड़ा हुआ और धीरे धीरे उसे कॉर्नर में पुश करने लगा। वो इंस्टिंक्ट से पीछे हटती गई जब तक उसकी पीठ ठंडी दीवार से नहीं लग गई। मैंने उसका ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। मेरी तरफ देखो आंसू, पता है मैंने इस दिन को ना जाने कितनी बार इमेजिन किया था। मैं चाहता था कि मैं तुम्हें अपने काबू में करूं, तुम्हें रुलाऊं, तुमसे माफी मंगवाऊं, लेकिन अब जब मैं तुम्हारा ये चेहरा देख रहा हूं, मुझे सिर्फ खालीपन महसूस हो रहा है। मैंने उसका चेहरा छोड़ दिया और एक कदम पीछे हट गया। हमारे बीच थोड़ा डिस्टेंस बन गया। वो मुझे हैरानी से देख रही थी, जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। मैंने जेब से वॉलेट निकाला, उसमें जो कैश था, शायद कुछ हजार, सब बाहर निकाला और एक एक करके हर नोट उसके चेहरे पर फेंकने लगा। लो ये पैसे और यहाँ से चली जाओ। तुम्हें मेरी मदद चाहिए थी ना? तुम्हें लगा कि बस खुद को सैक्रिफाइस करके तुम मुझे फिर से मजबूर कर दोगी कि मैं तुम्हारी फैमिली के लिए एक बेवकूफ की तरह काम करूं? तुम खुद को बहुत ज्यादा समझती हो और मुझे बहुत कम। मैंने ठंडी आवाज में आगे कहा, आज मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूं। मैं बस तुम्हें दिखाना चाहता था कि तुम्हारा ये सैक्रिफाइस जो तुम्हें इतना बड़ा लगता है, मेरी नजर में कितना सस्ता और हास्यास्पद है। उसके चेहरे पर पहले शॉक आया, फिर ह्यूमिलिएशन, और फिर वो पूरी तरह टूट गई। वो जमीन पर गिर गई, दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और जोर जोर से रोने लगी। मैं बस उसे ठंडे दिल से देखता रहा। मेरे अंदर जरा भी दया नहीं थी, क्योंकि जो कुछ उसके साथ हो रहा था वो उसके अपने ही एक्शंस का नतीजा था। मैं मुड़ा, कमरे का दरवाजा खोला और बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। जब मैं हॉस्टल के एंट्रेंस तक पहुंचा तो पीछे से उसकी टूटी हुई आवाज आई, चेन्यू तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों? मैं रुका, लेकिन पीछे नहीं देखा, बस शांत आवाज में कहा, यह रास्ता तुमने खुद चुना था, अब कभी पछताना मत। और इतना कहकर मैं लंबी चाल से आगे बढ़ गया, रात के अंधेरे में खो गया और पीछे उसकी रोने की आवाज धीरे धीरे खत्म होती चली गई।